लेक्चर में न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेज कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिएक्ट विद NaOH टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 bar will be released when 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स। अब ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको कैसे करके सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है, इसने बोला है ड्रेन क्लीनर ड्रेनेज को कंटेन कर रहा है, वो स्मॉल बिट्स कंटेन कर रहा है एल्यूमिनियम की, और ये रिएक्ट कर रही हैं NaOH के साथ और प्रोड्यूस कर रही है डाईहाइड्रोजन। तो इसकी इक्वेशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, और इसकी इक्वेशन होगी 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O इक्वल टू एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH एंड फॉर्म 2NaAlO2 प्लस 3H2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू ये हो गया 27, मतलब 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, और कितने मोल दे रहा है, 3 मोल ऑफ डाईहाइड्रोजन। ठीक है, यहां से पता लग गया आप लोगों को। तो उसने ये बोला है 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स, तो यहां पर 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH एंड फॉर्म 3 मोल ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो 0.15 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो 3 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 54, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 बन जा 3, और ये हो गया 3 8 जा, और ये हो गया 12 0 मतलब 0 नहीं 120, तो 120 हो गया ये आपका 1/120। अब हमारे पास ये मोल हो गया डाईहाइड्रोजन का। ठीक है, अब हम यहाँ इक्वेशन यूज कर लें, Pv इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना दिया है, 1 बार। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम पूछा है, व्हाट वॉल्यूम इक्वल टू n 1/120 इंटू R 0.083 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 प्लस 273, तो 20 प्लस 273 मतलब 293 हो गया, 293। ठीक है, 293। इसको सॉल्व कर लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। अब हमें यहाँ प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन बताना होगा। सबसे पहले तो आपको पता है Pv इक्वल टू क्या होता है, W/mRT। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, P इक्वल टू W/V और 1/m इंटू RT। अब ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है, डेंसिटी। ठीक है, तो P इक्वल टू DRT/m। ठीक है, अब हमारे पास एक तो हमारे पास अननोन गैस है, और दूसरी हमारे पास क्या है, डाई नाइट्रोजन। तो दोनों के लिए मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ P1, इसको कर देता हूँ D1, इसको कर देता हूँ M1। ठीक है ना, इसको कर देता हूँ T1। तो जो सेकंड हमारे पास होगा वो आ जाएगा P2 इक्वल टू D2RT2 डिवाइडेड बाई M2। अब इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है। पहली चीज़ तो इसमें टेम्परेचर की बात उसने नहीं की है, उसने बोल दिया है ऑफ अ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। इसका मतलब इसमें D1 इक्वल टू क्या है, D2 के, T1 इक्वल टू क्या है, T2 के। ठीक है, R आपको पहले से पता है, R इज अ गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये पहले से कांस्टेंट है। अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा हमारे पास P1 M1 इक्वल टू, अगर मैं इसके बराबर कर दूं तो ये हो जाएगा P2 M2। ये यहाँ से रिलेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। फाइनली ये रिलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार। तो P1 हमारे पास कितना है, 2 बार। यहाँ पर 2 बार, तो इसमें जो गैस दी है इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है। ठीक है,
और मॉलिक्यूलर मास इसमें अननोन है और इसको पूछा है, तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरा P2 हमारे पास 5 बार दिया है, ठीक है। M2 हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, डाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, ये हो गया हमारा 2 इंटू M1 इक्वल टू 5 इंटू 28, M1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा 14, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, द मास एंड द मास ऑफ द बैलून। कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर एंड मास 100 किलोग्राम फिल्ड विद हीलियम एट 1.66 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आर की वैल्यू दे रखी है 0.083 बार DM क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये दिया हुआ है। अब इसको देखिए, ऐसा होता है, ये पेलोड तो पहले मैं आपको समझा दूं क्या होता है। ऐसा होता है जो हमारे पास बैलून होता है, ठीक है। अब ये बैलून जो होता है इसमें हीलियम गैस फिल की जाती है, बहुत लाइटर गैस, और इस बैलून, ये बैलून क्या होता है ऊपर के लिए जाता है, ठीक है। तो जितनी एयर ये हटा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो बैलून का रेडियस दे रखा है, कितना दिया है 10 मीटर, ठीक है ना। अब ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब है, ये रेडियस दे रखी है, मीटर क्यूब नहीं। अब यहाँ पर ये आपको 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर। अब यहाँ पर अगर मैं इस बैलून से मान लीजिए कुछ मास को मैं यहाँ पर इससे बांध दूँ, m मास को, तो जितना मास ये ऊपर के लिए अपलिफ्ट कर सकता है, अगर ये जितना मास ऊपर के लिए अपलिफ्ट कर लेगा उतना मैक्सिमम मास कहा जाता है पेलोड, ठीक है, ये पेलोड। अब अगर हमें पेलोड निकालना है तो देखो इसने क्वेश्चन में ही बोल दिया, पेलोड अगर निकालना होता है तो पेलोड इक्वल टू कैसे करके निकालेंगे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जितनी एयर को उसने हटाया है बैलून ने, डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ द बैलून, यानी कि इस बैलून का जितना मास होगा टोटल मास। अब ध्यान रखें टोटल मास में इस गैस का मास भी फिल मतलब करेगा, एक तो ये बैलून का जो भी ये रबर का बैलून बना होगा उसका मास, प्लस साथ में जो गैस इसके अंदर फिल हुई है उसका मास, तो दोनों का मास इंक्लूड होगा, वो आ जाएगा मास ऑफ द टोटल बैलून, टोटल मास ऑफ द बैलून। और यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, जितनी एयर को उसने डिस्प्लेस किया हुआ है, तो हमारा किसका मास आ जाएगा, पेलोड का मास। तो यही चीज़ हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ ये कैसे करके आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ द बैलून। अब बैलून क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, ये 3.14 लगा दूँ, इनटू आर की वैल्यू 10 मीटर क्यूब हो गया ये। तो इसके जो टोटल जो आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 4190.476 मीटर क्यूब में आ जाएगा। वॉल्यूम है इसलिए किस में आएगा, मीटर क्यूब में, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अब हमें निकालना है मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, उसने कितनी एयर को डिस्प्लेस किया है, किसने, बैलून ने। तो बैलून जितनी एयर को डिस्प्लेस करेगा, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम हमारा बैलून का, तो वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है 419.476 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया। और डेंसिटी एयर की गिवन होगी, एयर की डेंसिटी दे रखी है 1.2, तो ये 1.2 यहाँ पर लगा के इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, उसने मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, कितना डिस्प्लेस किया है एयर को, उस एयर का मास हमने निकाल लिया 5028.57 किलोग्राम। ये सबसे पहला काम हो गया कि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि इस बैलून ने कितनी एयर को डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बार में हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर प्रेशर दे रखा था आपको, प्रेशर यहाँ पे दे रखा था आपका 1.66 बार, 1.66 बार, ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। तो PV इक्वल टू nRT मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो ये 1.66 इंटू बैलून का वॉल्यूम यहाँ से आपने ले लिया। अच्छा, यहाँ से आपका जो है ये तो मास आ गया, बैलून का वॉल्यूम यहाँ से आ गया आपका,
कितना आ गया 4190.476 इंटू 10⁻³ और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आर की वैल्यू देखें तो वॉल्यूम किस में लिया हुआ है, DM³ में, तो यहाँ पर 10⁻³ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें ये आर की वैल्यू किस में गिवन है, DM³ में, और यहाँ से हमारी किस में आ रही है, मीटर³ में, तो 10⁻³ आप अपने पास से इंक्लूड कर दें। इक्वल टू एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर कितना था 27 प्लस 273 कितना हो गया 300 केल्विन। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 279.36 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई आपकी एन की। अब इसका यूज़ करेंगे हम। इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि मास ये क्या है, मोल, और अगर मुझे मास किसी का निकालना है, यानी कि मुझे किसका मास निकालना है, जो उस बैलून के अंदर गैस फिल हुई है, फिल कौन सी हुई है, गैस हीलियम। तो हीलियम का अगर मुझे मास टोटल निकालना है तो मैं कैसे करके निकालूंगा, हीलियम के मोल्स, तो मोल्स हमारे पास ये आ चुकी हैं, और इनटू में क्या आएगा, मास ऑफ हीलियम, क्योंकि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब मुझे यहाँ से मास निकालना है तो मोल्स इंटू मोलर मास, मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये चीज़ हमारी आई है केवल मास ऑफ हीलियम, अभी बैलून की बात नहीं हुई है पूरे, तो ये तो मास ऑफ हीलियम आ गया। अब हमें टोटल मास ऑफ बैलून निकालना है, तो हीलियम का मास उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ये हीलियम का मास है, यानी कि इतने किलोग्राम उसमें क्या मिली हुई है, हीलियम, और साथ में बैलून का टोटल मास कितना दिया था, मतलब बैलून का टोटल नहीं, खाली बैलून का, जो खाली बैलून का मास दिया था वो आपका 100 किलोग्राम दिया था, ठीक है ना। तो 100 किलोग्राम इसमें प्लस कर दूंगा, ये तो टोटल बैलून का मास आ जाएगा, क्योंकि बैलून के अंदर गैस भी है, तो गैस का मास हमारे पास इतना आया है, और खाली जो बैलून होगा वो हमारा 100 किलोग्राम का है, तो ये टोटल हमारे पास टोटल वॉल्यूम, टोटल मास जो आएगा बैलून का वो ये आ जाएगा 1217.44 किलोग्राम। अब यहाँ से हम पेलोड निकाल सकते हैं। पेलोड इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, तो कितनी एयर को उसने डिस्प्लेस किया है 5027.57 किलोग्राम, ठीक है, इतनी एयर को उसने डिस्प्लेस किया है, और टोटल बैलून का जितना मास है, तो बैलून का मास हो गया 1217.44, तो माइनस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, यानी कि इतना पेलोड लेकर जा रहा था जो 100 किलोग्राम का बैलून, यानी कि 100 किलोग्राम के साथ में 1217.44 किलोग्राम का जो हमारे पास बैलून था वो कितना पेलोड लेकर जा रहा था, 3811.13 किलोग्राम पेलोड लेकर जा रहा था। तो ये चीज़ हमारे पास पता लग गई। तो ऐसे करके ये पेलोड का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए जो काइनेटिक थ्योरी दी गई है उसकी बात कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट तो यही है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। जो आइडियल गैस होती है, हाइपोथेटिकल गैस है, उसके लिए केवल वैलिड होगी। हाइपोथेटिकल गैस है, रियल गैस नहीं है ये। अब इसमें क्या है कि सेकंड पॉइंट है इसका, फॉर एन आइडियल गैस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगा। ये हाइपोथेटिकल बात हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन जो आइडियल गैस है, इसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसके अकॉर्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में गैसेस के बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो फॉर एन आइडियल गैस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट है, फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम जो गैस का है उसके कंपैरिजन में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जो है वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। थर्ड पॉइंट, प्रेशर के बारे में उसने ही बोला, ये तो वॉल्यूम के बारे में बोला है कि वॉल्यूम मॉलिक्यूल का बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के बीच में, और प्रेशर जो अप्लाइड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंटेनर बॉल। यानी कि मॉलिक्यूल जो कंटेनर की बॉल पर कॉलिजन कर रहे हैं या आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, उनकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है ना। थर्ड जो लास्ट पॉइंट है इसका, ऑल कॉलिजन्स आर इलास्टिक, यानी कि नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं होना चाहिए, और जितने भी कॉलिजन्स हैं वो सभी इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक होने का मतलब उसमें एनर्जी का लॉस ही नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉलिजन हो लेकिन उससे एनर्जी का लॉस ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल गैस के लिए होता है, मतलब आइडियल गैस के लिए है, हाइपोथेटिकल होती है, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये केवल जो मतलब एक हाइपोथेटिकल जो अपने दिमाग में बना ली गई है गैस, उसके लिए दिया गया है, आइडियल गैस के लिए, कि ऐसा हो सकता है।
अब देखिए डिफरेंसेस कर रहे हैं आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये है कि आइडियल गैस में क्या होता है, हाइपोथेटिकल गैस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये बिल्कुल जीरो होंगे, मतलब होना ही नहीं है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल नहीं होंगे। किस में नहीं होंगे, आइडियल गैस में। जबकि अगर मैं बात करूं रियल गैस की, तो रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत वीक होते हैं, वान डेर वाल टाइप के, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि लेसर स्मॉल देन वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये किस में होता है, आइडियल गैस में। अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था आपने। रियल गैस में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम है वो ऐसा नहीं है, होता है वॉल्यूम, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं होता जिस तरह इसमें होता है आइडियल गैस में। ये तो एक अपने दिमाग में बना ली गई आइडियल गैस है कि ऐसा होता होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज़ आ जाती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि जो गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं ना, तो उनको कंप्रेस करने के लिए एक फैक्टर बना लिया है, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया है। और ये किसको डिटरमाइन करता है कि वो गैस आइडियल है या फिर रियल है, इसके डिफरेंस को बताता है। अगर किसी भी फॉर्मूले में किसी भी उसमें दिया हो आइडियल मतलब जेड की वैल्यू 1, तो डेफिनेटली वो गैस कौन सी होगी, आइडियल गैस। और अगर किसी में जेड की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर वो होगी रियल गैस। और इसके लिए फॉर्मूला ये क्रिएट किया हुआ है, प्रेशर, जैसे जो आपका जो रियल गैस और आइडियल गैस में अगर कंपेयर करते हैं अपने लोग, तो प्रेशर ऑफ रियल गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ आइडियल इनटू वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो इन दोनों का ही रेशियो कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस पर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये खाली बस नॉलेज पर्पस से चीज़ें हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह। इससे ये पता लग जाता है कि गैस आइडियल है या फिर रियल है। वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती है, और ये किसके लिए वैलिड होती है, रियल गैस के लिए। जैसे आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है, इसी तरह वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती है रियल गैस के लिए। अब जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, उसमें पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी के, लेकिन इसमें कभी भी इक्वल टू नहीं होगा एन आर टी के लिए। और जेड की वैल्यू भी इसके लिए कभी भी 1 नहीं होगी, ये तो यहीं से पता लग रहा है रियल के लिए। जैसे हमारा ये आइडियल गैस अगर मैं इसको मानूँ तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया जाएगा। हालांकि ये बहुत लंबा डेरिवेशन होता है, लेकिन मैं यहाँ डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि केवल आपका जो है एक तरीके से आइडियल गैस, ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन दी हुई है। जैसे हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है, तो मैं प्रेशर में कुछ चेंज करूँगा और वॉल्यूम में कुछ चेंज करूँगा। जैसे प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस डेल्टा पी लगा दिया मैंने। अब ये जो डेल्टा पी होता है ये होता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर। जो आइडियल गैस होती है वो तो एक तरीके से उसके लिए तो प्रेशर जो उन्होंने माना है आइडियल गैस के लिए, वो तो ये माना है कि कॉलिजन होता है आपस में, या कंटेनर की बॉल से मॉलिक्यूल टकराते हैं, उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन अगर कर लूँगा तो डेरिवेशन करने के बाद में ये जो डेल्टा पी है इसकी वैल्यू आती है ये एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, डेरिवेशन के बाद आती है। ये बहुत अच्छा खासा बड़ा डेरिवेशन होता है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ डेल्टा पी इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर होता है। अच्छा, तो डेल्टा पी इसमें ऐड कर दिया और कुछ इसमें से माइनस किया जाएगा वॉल्यूम में से। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये जो आर लगा हुआ है ये रियल के लिए है, और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा बी को कहा गया है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, और वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है एन बी। कितनी होती है, एन बी। डेल्टा बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी, ये एन बी होता है। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में मैंने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये डेल्टा बी की वैल्यू है एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, डेल्टा बी की वैल्यू है एन बी, तो इसमें यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू। तो इसी को हम कहते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन। यही हमारी वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती है, और किसके लिए वैलिड होती है, रियल गैस के लिए। इस पर भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है अपने यहाँ। वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो ए का, अगर मैं पहली बात तो ए और बी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये वान डेर वाल पैरामीटर्स होते हैं, वान डेर वाल कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं इसको, ए और बी। अब इनका अगर ए का अगर मैं यूनिट निकालूंगा यहाँ से, आप निकाल के देखेंगे तो आ जाएगा एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरह से बी का अगर यूनिट निकालेंगे तो लीटर पर मोल आ जाएगा, ये बी माइनस एन है ना, तो लीटर पर मोल आ जाएगा ये। ऐसे कैसे, यहाँ से ए की निकालेंगे तो ये एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लें। वान डेर वाल गैस इक्वेशन आपको लिखने के लिए आ सकती है, डायरेक्ट ये आप लिखेंगे इसको, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये ध्यान रखना है ये किसके लिए अप्लाइड होती है, रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू nRT होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसमें। अब इसमें एक छोटी छोटी डेफिनेशन और आ जाती है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। देखिए ऐसा है, लिक्विड स्टेट को इस ईयर यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है स्टेट ऑफ मैटर से, तो ये भी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं नॉलेज पर्पज़ से ये बता देता हूँ। ऐसा होता है, हमें लिक्विफिकेशन जब करना होता है तो किसी भी गैस का जब लिक्विफिकेशन करते हैं तो इन कंडीशंस को फॉलो किया जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है अगर किसी गैस का भी लिक्विफिकेशन किया जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर है, C का मतलब क्रिटिकल। इसका मतलब ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन बाई हाई प्रेशर। यानी कि अगर मैं बात करूं क्रिटिकल टेम्परेचर की तो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का, मैं ये कह दूं TC जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 20 से ऊपर अगर मान लीजिए ये TC अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विफिकेशन 20 पर ही होगा। इससे ऊपर आप कितना भी इस पर प्रेशर अप्लाई कर दीजिए कुछ नहीं होगा इस पर, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन कितने पर होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन बाई अप्लाइड हाई प्रेशर। चाहे कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए लेकिन फिर भी लिक्विफिकेशन नहीं होगा। लिक्विफिकेशन ओनली फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही होगा किसी भी गैस का। इसी टेम्परेचर को हमने नाम दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होती है वही टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है। उससे ऊपर आप कितना भी उस पर टेम्परेचर या प्रेशर उस पर अप्लाई कर दीजिए तब भी उस पर लिक्विफिकेशन नहीं होगा। ये इसके लिए फॉर्मूला TC इक्वल टू 8A/27 RB, ये डेरिवेशन से लिया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेशन अपने यहाँ है नहीं तो डायरेक्ट इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल प्रेशर होता है PC से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ऑफ गैस। किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर होता है उसी को कहा जाता है क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर कब होगा, जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो तभी लिक्विफिकेशन होगा। सिर्फ प्रेशर की वजह से लिक्विफिकेशन नहीं होगा, कंडीशन ये तीनों ही फॉलो होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी गैस का लिक्विफिकेशन कराना है तो क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए और उसके लिए जो मिनिमम प्रेशर होगा उसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। इसमें ये चीज़ जो PC है ये भी A/27B², ये भी हमारी डेरिवेशन से ली हुई है। तो इसका डेरिवेशन भी अपने यहाँ सिलेबस का पार्ट नहीं है और जो है ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। जैसे ये PC होता है ऐसे ही क्या होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। इट इज़ अ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि ये तीनों कंडीशन फॉलो अप होनी चाहिए तभी लिक्विफिकेशन होगा। BC इक्वल टू 3B, ये भी डेरिवेशन से लिया हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ये लिक्विड स्टेट में आता है, गैसियस स्टेट तो खत्म हो गई, लेकिन गैसियस स्टेट को अगर लिक्विड स्टेट में लाया जाए तब ये तीन कंडीशन फॉलो होती हैं। तो दिस ईयर तो ये हटा दिया गया है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें तो होती हैं ये, तो ध्यान रखेंगे इसको।